गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आई होप आप बढ़िया ही होंगे और आप बढ़िया है तो मैं भी बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में कुछ चीज़ें बता दी थी। चलो अपन उसको आगे बढ़ाते हैं और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ और चीज़ें अपन जानते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि अपन कोवलेंट बॉन्ड जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ का जिक्र किया था जिसे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, जो लुईस कौशल के थ्रू दिया गया था। तो उनमें क्या बोला गया था कि कोई भी जो स्पीसी होती है ना, उस स्पीसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब तो वो स्टेबल, अदरवाइज तो नहीं है। तो जब ये बॉन्ड्स बने तो इनकी वजह से क्या क्या डिफरेंस आए, इन चीजों को समझें। वो जो ऑक्टेट रूल था, वो ऑक्टेट रूल क्या हुआ कि सब पे अप्लाई नहीं होता था। कुछ ऐसी स्पीसीज थी जिनमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, फिर भी वो स्टेबल थी। यानी कि उनसे ज्यादा भी थे, उनसे कम भी थे, ठीक है, या फिर ओड फॉर्म में भी थे, क्योंकि इवन है, 8 तो क्या है, इवन है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन है जिनके बारे में हम बात करेंगे कि उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ये किसमें आता है? कोवलेंट कंपाउंड्स में आता है, कोवलेंट बॉन्ड में आता है। तो देखिए, मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले हाइपोवेलेंट कंपाउंड की। हाइपोवेलेंट कंपाउंड, तो हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, फिर भी ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी स्टेबल है। मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फिर भी ये स्टेबल है, यानी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, फिर भी ये क्या कर रहे, रह रहे कि भाई हम तो रहेंगे, सीधी सी बात। देखिए क्या है, जैसे अपने पास में इसकी मैं डेफिनेशन लिख ले रहा हूं कि द कंपाउंड्स which have property that their central atom that their central atom don't has 8 electrons in its valence shell or in outermost shell, but these compounds exist in nature, or we can say that they don't follow octet rule but also stable। मतलब उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, और फिर भी वो स्टेबल है, यानी कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। इनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड से बोल सकते हैं। हाइपोवेलेंट को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट कंपाउंड्स। आ रही है बात समझ में? अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को, उनसे आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे अपने पास में है BeCl2। BeCl2 के बारे में बात करूं तो बेरिलियम में अभी मैंने आपको बताया था कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम में होता है 1 2,
बेरिलियम में कितने होते हैं? 2 होते हैं। अभी अभी मैंने बताया था लिथियम में 1 होता है, बेरिलियम में 2 होता है। तो यहाँ पर ये Cl और ये Cl। अब इस Cl के साथ में ये बेरिलियम क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला। अब देखो इसमें मैं यदि इसका ऑक्टेट चेक करूं, किसका? बेरिलियम का, तो बेरिलियम के ऑक्टेट में आप देखिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। 1 2 3 4। क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, फिर भी ये क्या है? स्टेबल है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अपने पास में है BCl3, तो यहां एक Cl, यहां एक Cl और यहां एक Cl। इसमें होते हैं वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, बोरोन में कितने रहते हैं? 3 रहते हैं, ठीक है। मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ ये चीज, आप लोगों को यदि नहीं देखी है आपने तो जाके आप प्लीज देखें ताकि आपको पता चले। यहां पर ये क्या करेगा? इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। वैसे तो देखो क्लोरीन में जो है वो कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, यहां पर भी आप समझ सकते हो इस चीज को। तो क्लोरीन का देखोगे ना, तो क्लोरीन का देखो कंप्लीट है, लेकिन हमको तो सेंट्रल एटम से मतलब है ना। बात तो ये हो रही है, सेंट्रल एटम कौन है? बेरिलियम। यहां चेक करो बोरोन का, बोरोन का चेक करो तो ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। अब इसका सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है? चेक कीजिए आप, ये देखिए। एक तो ये जो पेंटिंग है ना ऐसी बनती है ना भाई, जबरदस्त। ठीक है, तो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हुई। हाँ, हम क्लोरीन की यदि बात करें तो क्लोरीन में तो 8 कंप्लीट हो रहे हैं। ये देखो 2 4 6, और ये यहां से लेंगे। ओहो, इधर भी गड़बड़ कर दिया गया इसको। ये क्लोरीन का यहां से बनाएंगे, यहां से इसको भी तो लेंगे, और यहाँ भी यहाँ से बनाएंगे। थोड़ा सा इसका रास्ता मोड़ देंगे, कोई ना, ऐसे कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का आप चेक करोगे तो आपको 8 कंप्लीट मिलेंगे। देखो यहां से बना सकते हैं हम क्लोरीन का, ये, ठीक है ना। और इस क्लोरीन का यहां से बना लो। तो इसका तो हो रहा है, लेकिन हमको तो सेंट्रल एटम से मतलब है ना भाई, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्या ये दोनों चीज, ये चीज समझ में आ गई कि हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स का मतलब होगा जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, यानी कि इन्हें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोल सकते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अदरवाइज स्टेबल तो ये है ही, ठीक है ना। चलो, ये आपने लिख लिया, अगला अपन चेक करते हैं कौन सा होता है। नेक्स्ट टाइप होता है कंपाउंड का जिन्हें हम बोलते हैं हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स,
इनको इलेक्ट्रॉन प्रीसियस भी बोल दिया जाता है या इलेक्ट्रॉन रिच भी बोल दिया जाता है या प्रीसियस भी बोल दिया जाता है। ठीक है ना। इनमें क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है सेंट्रल एटम का, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। चाहिए कितने? 8। और इनमें क्या हो जाते हैं? ज्यादा। 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 12 भी हो सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखिए, इनको हम बोलेंगे हाइपरवेलेंट। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? व्हेन मोर देन 8 electrons are present in outer or valence shell of central atom। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में या तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर या इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अपने पास में है एक्स ही। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां पर मैं लगा देता हूं एफ, यहां पर मैं लगा देता हूं एफ। एफ पर कितने? 1 2 3 4 5 6 5 6 7। इस पर 1 2 3 4 5 6 7। और जीनोन पे कितने होते हैं? जीनोन पे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 8 6 होते हैं इसमें। कितने रहते हैं? 6 रहते हैं। सॉरी 8 होते हैं इसमें। मैं यहाँ लिख देता हूँ इनको 1 2 ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जीनोन में कितने हो गए? 8 हो गए। आ गई बात समझ में? अब देखिए ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। ये बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बना लिया। अब मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं जीनोन को। तो जीनोन को चेक कीजिए आप कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। जो भी सच्चाई है आपके सामने आ जाएगी, उसमें क्या है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। किसमें? सेंट्रल एटम में। ठीक है, यहाँ तो 8 ही है। इसको आप चेक करोगे तो 2 4 6 8। इसको आप चेक करोगे तो इसमें भी 8 ही है। लेकिन हमको तो सेंट्रल एटम से है ना बात, कि सेंट्रल एटम में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जबकि यहाँ कितने हैं? यहाँ आपके आ रहे हैं कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब इसमें एक कैटेगरी और है जिसे हम बोलते हैं ओड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स, जिनको हम बोलते हैं ओड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। ओड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। ओड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स का मतलब क्या है? यानी इसमें 8 तो कम से कम नहीं होंगे, क्योंकि 8 तो क्या है, 8 तो क्या है, एक इवन नंबर है। तो इनमें ओड नंबर में होंगे, जैसे 7 हो गए, 5 हो गए, 3 हो गए, 9 हो गए, 11 हो गए, ऐसे रहते हैं। मतलब कि ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसमें क्या होगा डेफिनेशन? द कंपाउंड whose central atom contain odd number of electrons in its
आउटर मोस्ट और वैलेंस सेल। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे अपने पास में है एन, एन में कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके साथ में ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया, यानी NO बना दिया मैंने। तो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 और 5 6 ऑक्सीजन में होते हैं। तो अब यहां देखो, इसमें क्या हुआ, ये बन गया और ये बन गया। ठीक है, तो अब ये सेंट्रल एटम यानी नाइट्रोजन को चेक करो। नाइट्रोजन में आप चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो रहे हैं इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 तो आप जानते हो भाई ओड नंबर आ गया, ये तो इवन नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑक्टेट रूल का क्या हो गया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, आप फटाफट इसको लिखें, फिर अपन सीखेंगे कि लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, फटाफट से लिखें। देखिए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को समझने के लिए हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स पर आना पड़ेगा, और फिर हम समझ पाएंगे कि लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हम लॉइस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे। तो लॉइस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ टर्म्स हैं, पहले उनको हम समझ लेते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स। ये बेसिक टर्म्स क्या है समझिए। पहली, सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, तो इस सेंट्रल एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमको पता होने चाहिए। पहली चीज, इट शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। पहली कंडीशन इसकी होनी चाहिए कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ये क्या कर सकता हो, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता हो। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात इसकी ये होनी चाहिए, इट शुड contain higher atomic number and size। इसका एटॉमिक नंबर और साइज भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ कंडीशन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों को ध्यान रखना आप, कैन नॉट एक्ट्स एज सेंट्रल एटम। क्लियर है, ये सेंट्रल एटम के बारे में बातें पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बेसिक टर्म में पहले हमने पढ़ ली कि सेंट्रल एटम जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कौन मॉलिक्यूल में ऐसा एटम होता है जो सेंट्रल एटम बन सकता है। अब मैं बात करूंगा कोवेलेंसी की। कोवेलेंसी क्या होती है, तो कोवेलेंसी होती है नंबर ऑफ बॉन्ड्स
which formed by central atom. सेंट्रल एटम जो जितने बॉन्ड्स बना सकता है वो उसकी क्या होती है, कोवेलेंसी होती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं कि H जो है, यहां मैं लिख दिया एलिमेंट, और यहां लिख दिया कोवेलेंसी। तो H जो है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी कोवेलेंसी एक होगी। ठीक है। जैसे सल्फर जो है वो दो बॉन्ड भी बना सकता है, चार बॉन्ड बना सकता है, छह बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी कोवेलेंसी हो गई 2 4 6। जैसे आपके पास में है क्लोरीन है, तो क्लोरीन बना सकता है, एक ही बना सकता है, तीन भी बना सकता है, पांच ही बना सकता है, सात ही बना सकता है, तो इसकी कोवेलेंसी हो गई इतनी। जैसे मेरे पास में है फास्फोरस, तो फास्फोरस तीन भी बॉन्ड बना सकता है और पांच बॉन्ड भी बना सकता है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 3 और 5। ठीक है। तो आप फटाफट इनको लिखें, फिर मैं बेसिक टर्म्स में आपको लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर बता देता हूँ। मैं यही बता देता हूँ यार, क्या लिखोगे आगे देख लो, यहाँ पे जगह है अपने पास, यहाँ बता देता हूँ। सी, लॉन पेयर। देखो लॉन पेयर का मतलब क्या होता है, लॉन पेयर का मतलब होता है कि जब मॉलिक्यूल बन गया, कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए, उसके बाद में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन सा पेयर, जो किसका है, आउटर मोस्ट शेल का। आ गई बात समझ में। सेंट्रल मेटल एटम के आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां पर देख ले कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल of central atom which don't participate in bond formation, मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे मैं बात करूं H2O की, तो H2O में ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने, इस इलेक्ट्रॉन ने और इस इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन इन दोनों ने नहीं किया। तो यहां क्या हो गए, टू लोन पेयर्स हो गए। यहां कितने हो गए, टू लोन पेयर्स हो गए। वाटर मॉलिक्यूल में कितने हो गए, टू लोन पेयर्स हो गए। यहां पर आप चाहो तो बॉन्ड पेयर को भी समझ सकते हो। बॉन्ड पेयर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर क्या हुआ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which participate in bond formation। तो यहां बॉन्ड पेयर कितने हुए, यदि मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो गया, इसमें बॉन्ड पेयर है 2।
एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक पेयर तो ये रहा बॉन्ड का, और एक बॉन्ड का पेयर ये रहा, तो इसे हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है ना, फटाफट आप इन्हें लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बारे में मैं कुछ और चीजें आपको बता देता हूं। जैसे अपने पास में है एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो अब मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं आपके पास में आ गया, जैसे NH3, H2S, ठीक है, H2O, AlCl3। तो चेक करते हैं NH3 की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो N 1 2 3 4 5 5 होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में। यहां पर एक H जुड़ गया, यहां पर एक H बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, और यहां पर एक H। तो यहां देखो ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड पेयर तो कितने हो गए इसमें, बॉन्ड पेयर हो गए 1 2 3, तो 3 हो गए। ठीक है, लोन पेयर कितने हो गए भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 1 2 3 4 5, कितनों ने पार्टिसिपेट कर लिया 1 2 3 ने, कितने बच गए 2, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक पेयर, तो लोन पेयर क्या हो गया 1। ठीक है, S2S का चेक करते हैं, ये S है 1 2 3 4 5 6, इनको ऐसे अरेंज कर लो ताकि आपको बॉन्ड बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब यहां पर ये H है, ये H है, ये इसके साथ में कर लिया बॉन्डिंग, ये इसके साथ में बॉन्डिंग कर लिया। ठीक है, तो मैं कहूं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर चेक कीजिए 1 2, दो ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो दो बॉन्ड के एक बॉन्ड का एक पेयर, तो दो बॉन्ड के दो पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2। क्लियर है, अब लोन पेयर चेक कीजिए कितने थे 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने ने पार्टिसिपेट कर लिया 2 में, बचे कितने 1 2 3 4, तो 4 के पेयर कितने 2, तो लोन पेयर कितना हो गया 2। क्लियर है, H2O में अभी अभी हमने चेक किया था कि H2O में ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, एक पेयर ये रह गया, एक पेयर ये रह गया। तो इसमें लोन पेयर तो कितने हैं, लोन पेयर तो इसमें 2 है, और बॉन्ड पेयर भी इसमें कितने हैं 2 है। वैसे आगे अपन लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, वहां मैं आपको ये कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। ओके, टेंशन लेनी नहीं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, कोई समस्या नहीं। अभी मैं एक जनरल तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप पता लगाओगे। AlCl3 की यदि मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ठीक है, अब यहां हमने क्या किया, एक Cl आ गया, दूसरा Cl यहां आ गया, और तीसरा Cl यहां आ गया। अब ये बॉन्ड देखो, बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड तो ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया। ठीक है, क्या एल्यूमिनियम पे कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो बॉन्ड पेयर तो कितने हो गए, बॉन्ड पेयर देखो 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं 3। लोन पेयर आपको दिख रहा है कि कहीं पे, कहीं इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो लोन पेयर क्या होगा इसमें 0 होगा। इस तरह से आप लोन पेयर या बॉन्ड पेयर का पता लगा सकते हो। वैसे अभी हम
लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे, जिसमें बाकायदा हम फॉर्मूले के साथ ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हाउ मेनी लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है। वीडियो को आप क्या करें, अब देखते रहें, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।